हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसी पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। दोस्तों, क्लास 10th के मेरे जितने भी धुरंधर है वो सारे के सारे अब यहां पे अचीव करना चाहते हैं फुल ऑन फुल मार्क्स। तो फुल ऑन फुल मार्क्स के लिए स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी और यहां पे डेडिकेटेडली वर्क करना पड़ेगा कि हमें इस बार इतने मार्क्स लाना है। एक गोल सेट करना पड़ेगा, उसी गोल पे सारे के सारे दोस्तों यहां पे काम करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 तो हो गया था हमारा। फिर हम लोग 2 की बात करेंगे। पावर शेयरिंग का बहुत सारा पार्ट जो है कुछ ना कुछ यहां पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और यही कंटिन्यूएशन फॉर्म जो है फेडरलिज्म में यहां पे चलने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है, फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, मतलब कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म्स में जब हम लोग कर देते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग यहां पे फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का मतलब ये सीधा सीधा हो गया कि सेंटर और उसके कुछ भी सब्स्टिट्यूट या सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनके लिए हम लोग यहां पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वेदर इट इज स्टेट वेदर इट इज प्रोविंसेस। तो यहां पे आज हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है और यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करने से क्या क्या एडवांटेजेस है और यहां क्या क्या डिसएडवांटेजेस मिलने वाले हैं फेडरलिज्म के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग यहां पे सफरनामा की, और वो है यहां डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 2। ठीक है भाई, चलिए तो क्लियर तो है सर कि फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, और इजी टर्म में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। बट ये डिवीजन ऑफ पावर हमेशा होता है कहां दोस्तों? गवर्नमेंट में। कहां पे होता है दोस्तों? गवर्नमेंट में। तो चलिए हम लोग एक एक चीज को यहां पे समझते हैं। तो फेडरलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म देखा जाए तो ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत आसानी से हम लोगों को देखने को मिलता है, इन विच द पावर टू गवर्न द कंट्री। अब यहां पे बोल रहा है कि जो पावर है गवर्न करने के लिए कंट्री की, उसको डिवाइड किया जाता है, शेयर्ड किया जाता है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि यहां पे मैं गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं अगर, तो गवर्नमेंट का जो पावर है वो 2 पार्ट्स में यहां पे डिवाइडेड है। पहला ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरा हो गया दोस्तों यहां पे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और इसको मैं दोस्तों यहां पे कह सकता हूं प्रोविंसेस। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पे कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कर दिया, वो मेनली हम लोगों को यहां पे पूरा का पूरा स्टडी करना होता है। लार्जली बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली ईच अदर। बट यहां पे देखा जाए कि हर एक गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली यहां पे काम करती है। तो जैसे कि मैं यहां पे बात करूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को यहां पे लीड करने वाले जो होते हैं वो होते हैं यहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और यहां स्टेट गवर्नमेंट को लीड करने वाले होते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है भाई, चलिए, और इनकी पावर जो है दोस्तों बिल्कुल सेपरेट होती है यहां पे। ठीक है भाई, चलिए फॉर एग्जांपल इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इन कॉन्ट्रास्ट टू फेडरलिज्म देयर आल्सो एग्जिस्ट अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहां पे हम लोग बात करें कि सिर्फ यहां पे डिवीजन ऑफ पावर ही जरूरी है क्या? नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी जगह पे यहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है। इस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब यह होता है कि यहां पे भी सारी पावर जो है वो सेंट्रल और यूनियन के हाथ में होगी, बट यहां पे भी सबऑर्डिनेट फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, फॉर एग्जांपल यहां पे प्रोविंसेस हो सकती है। ठीक है, और कोई सब्सिडियरी भी हो सकता है। ठीक है, बट जब रूल की बात आएगी तो सारे पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या तो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होंगे। किसी भी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंसेस या तो जो भी सब्सिडियरी बॉडीज बनाई जाएगी, इनके हाथ में किसी भी तरीके का पावर नहीं दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहां पे हम लोग को ये समझना जरूरी है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारे पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाते हैं, बट फेडरल सिस्टम में ये पावर को यहां पर डिवाइड किया जाता है और बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट या हम लोग यूनियन
गवर्नमेंट में या हम लोग स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंसेस में ये पावर का प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे सिस्टम बनाते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो हर जगह पे यहाँ पे हम लोगों को फेडरलिज्म जो है लगभग देखने को मिलेगी। कुछ जगह पे हम लोगों को यहाँ फेडरलिज्म की जगह देखने को मिलेगा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फेडरलिज्म एंड इट्स फीचर्स। तो चलिए भाई, फेडरलिज्म तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ा सा पहले वाले चैप्टर पे जाते हैं पावर शेयरिंग, तो बेल्जियम में आपने देखा था कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हुई, इश्यूज हुए, और प्रॉब्लम्स और इश्यूज को सॉल्व किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे 1970 से लेकर 1993 तक के यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके से अमेंडमेंट होता है। श्रीलंका की अगर मैं बात करता हूँ तो श्रीलंका में भी कहीं ना कहीं मेजोरिटेरियनिज्म आया, मेजोरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है और इसके कारण कहीं ना कहीं सिविल वॉर होता है। तो यहाँ पे अगर डिवीजन ऑफ पावर प्रॉपर्ली होता है तो इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इस तरीके के जो इश्यूज है, ये धीरे धीरे करके यहाँ पे सॉर्ट आउट किए जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि पीस से ही यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आ जाए। अगर पीस नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे वॉर होंगे, और वॉर जो है वो हर किसी के लिए नुकसानदायक होता है। वॉर में अभी तक के, आज तक के किसी का भी कोई भी फायदा यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग बात करें अगर फेडरलिज्म के फीचर्स की, तो सबसे पहला फीचर जो आता है बोलता है इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यहां पे हो गया कि जो सारी पावर है वो किसी एक के हाथ में होगी। ठीक है भाई, चलिए पूरी पावर किसी के एक के हाथ में होगी। ठीक है, जैसे मैं पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो पार्ट है पहला वो हो गया यहाँ पे दोस्तों सेंट्रल, और दूसरा जो पार्ट हो गया वो हो गया दोस्तों यहाँ पे स्टेट। ठीक है भाई, चलिए तो अब यहां पे स्टेट बना तो दिया आपने, प्रोविंसेस लगा आपने, प्रोविंसेस भी बना दिया, बट यहां पे जो पावर है ना दोस्तों, वो पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में दे दी आपने? सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब कि ये कंप्लीटली एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी, सारे डिसीजंस लेने का काम सिर्फ और सिर्फ यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इन केस ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसमें दोस्तों? यहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है भाई, चलिए तो पहला फीचर हमें यहां पे क्लियर हो गया। दूसरा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में एग्जिस्ट। अब यहां पे बोल रहा है कि यहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकती है और लोकल गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग यहां पे देखें तो इंडिया की अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंडिया में स्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो 3 टियर है। इस 3 टियर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट की, दूसरी हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की, और तीसरी हम लोग बात करते हैं यहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। ठीक है, अब यहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी हम लोग यहां पे फर्दर डिवाइड करने वाले हैं 2 पार्ट्स में। तो यहां पे पहली जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसको कहा जाता है यहां पे म्युनिसिपैलिटी इन द अर्बन एरियाज। ठीक है भाई, चलिए, और दूसरी को हम लोग अपने हिसाब से डिवाइड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायत। पंचायत जो है वो दोस्तों मेनली होगी, बेसिकली होगी रूरल एरियाज में। ठीक है भाई, यहां तक की कहानी पूरी क्लियर हम लोगों को। चलिए तो यहां पे बोलता है कि जहां पे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट होगी वो कहीं ना कहीं बाउंड होगी, मतलब कहीं ना कहीं ये फॉलो करेगी किसी और को। यहां पे मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो करेगी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करेगी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन में, श्रीलंका में और नॉर्थ कोरिया में, यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट बनी है या प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनी है, ये सारी की सारी क्या करेगी? फॉलोवर्स बनेगी। किसकी बनेगी भाई? यहां पे तो फॉलोअर बनेगी जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठी होगी वहां पे। मतलब कि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहां पे नहीं होगा। ऐसी कौन कौन सी जगह है? तो सर ये ग्रेट ब्रिटेन है, ऐसी जगह जो है वो श्रीलंका है, और ऐसी जगह जो है दोस्तों यहां पे नॉर्थ कोरिया है। तो यहां तक के क्लियर हो गया कि पहला फीचर ये कहता है कि जहां पे भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, सारी पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। जब यहां पे लोकल गवर्नमेंट, या तो हम लोग यहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करेंगे या प्रोविंसेस की बात करेंगे, तो ये सारे प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट जो है वो अंडर काम करेंगे किसी बड़ी पार्टी के या किसी बड़ी गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें 2 फीचर जो है यहां पे समझ में आते हैं दोस्तों। एक तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो किस तरीके से यहां पे काम करती है। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स पे आते हैं फेडरलिज्म के, एक एक को हम लोग बहुत ध्यान से समझने वाले हैं।
Some main features of the federal form of government are number 1 there are 2 or 3 levels of government। यहां पे बोल रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहां पे हो सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगर हम लोग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहला होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, यूनियन गवर्नमेंट, जिसको कि लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है भाई, दूसरी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे लीड करते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है भाई, चलिए तीसरी जो होती है वो हम लोगों ने अभी बात करी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 2 पार्ट मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पंचायत की, और पंचायत को लीड करने वाले हैं यहाँ पे सरपंच। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं म्युनिसिपैलिटीज की, तो इस म्युनिसिपैलिटी को लीड करने वाले होंगे यहां पे मेयर। तो ये समझ में आ गया कि सर यहाँ पे या तो गवर्नमेंट के 2 या तो यहाँ पे 3 लेवल्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा जो होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, यहां तक के पहला फीचर फेडरलिज्म का हम लोगों को दोस्तों क्लियर हो गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दूसरा फीचर कहता है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्टर ओवर द सेम region but they have their own jurisdiction in the matters of administration, taxation and legislation। ठीक है भाई, चलिए याद रखिएगा कि यहाँ पे वो जो भी अपनी पावर्स है उसका इस्तेमाल तो करते ही हर एक लेवल पे। अगर यूनियन गवर्नमेंट है तो, स्टेट गवर्नमेंट है तो, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तो, बट यहाँ पे उनका एक दायरा होता है, उनका एक जुरिडिक्शन होता है। जुरिडिक्शन जो है वो कहाँ कहाँ चल पाता है भाई, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में चल पाता है, टैक्सेशन में चल पाता है, और लेजिस्लेशन में यहाँ पे चल पाता है। ठीक है भाई, चलिए तो जो भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो 3 जगह पे अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब उस एरिया को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से वहां पे जो डिफिकल्टीज है उसको यहाँ पे सॉल्व करना है। टैक्सेशन की बात करें तो किस तरीके से वहां पे यहाँ टैक्स को डिवाइड करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टैक्स सिस्टम की, तो बहुत सारे टाइप के जो है वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टैक्सेस को डिस्कस करते हैं, बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट 2 टाइप के टैक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि किसी पर्सन पे डायरेक्टली लगाया जाए, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स, पहली बात। दूसरी बात, ये डायरेक्ट टैक्स जो है ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है। तो जो डायरेक्ट टैक्स होगा, जिस पर्सन पे एम्प्लॉयड किया जाएगा, जिस पर्सन पे लगाया जाएगा दोस्तों, उसी पर्सन को ये टैक्स देना है, दूसरा इस टैक्स को नहीं दे सकता दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग अगर दूसरी बात करें तो दूसरा जो टाइप का टैक्स होता है इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि इजिली क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। वो सारे टैक्सेस जो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं 1% से अनदर पर्सन पे, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है भाई, डायरेक्ट टैक्स को लगाने का काम करती है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे जुरिडिक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी, दूसरी हम लोगों ने बात करी दोस्तों यहाँ पे टैक्सेशन की। तो यहाँ पे हर तरीके से जो टैक्सेशन है वो डिवाइड होगा। गुड्स और कमोडिटीज पे जो लगाया जाएगा वो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा, इनकम पे जो टैक्स लगाया जाएगा वो रहेगा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है दोस्तों, यहाँ पे इनकम पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये इनकम जो है वो सैलरीड भी हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे इनकम जो है उसकी प्रॉफिट फॉर्म में भी हो सकती है यहाँ पे, या उसकी कंपनी की कॉर्पोरेट इनकम से जो टैक्स देने वाला है ये, वो कॉर्पोरेट टैक्स भी दे सकता है यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए अब इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग बात करें तो सिर्फ एक ही नाम में हमारा पूरा क्लियर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इन सारे रीजन्स में अपने हिसाब से ये डायरेक्ट टैक्स, अपने हिसाब से ये इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तीसरी अगर हम लोग बात करें जुरिडिक्शन एरिया में, तो वो आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का सीधा सीधा मतलब होता है लॉ मेकिंग।
अब यहाँ पे अगर इनको लगता है तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से जो है लॉ फॉर्मेशन करती है ऑल ओवर द इंडिया के लिए, पहली बात। दूसरी अगर हम लोग बात करें स्टेट गवर्नमेंट, तो बहुत सारी चीजें जो होती है स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से यहाँ पे इंप्लीमेंट करती है। स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जो रूल बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, वो सारे के सारे लॉ जो है उस पर्टिकुलर स्टेट में इंप्लीमेंट किए जाएंगे, बट इस ज्यूरिडिक्शन एरिया के बाहर ये लॉज को किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में अगर मान लेते हैं कि लॉटरी जो है वो लीगल है, बट यही चीज अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में तो ये इलीगल मानी गई है। तो हर स्टेट के अलग अलग लॉज हो सकते हैं और अलग अलग लेजिस्लेशन सिस्टम हो सकते हैं। तो कुछ चीजें कुछ स्टेट में चलेंगी, कुछ स्टेट में ये पूरी तरीके से क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे बैंड होगी। तो इस तरीके से हम लोग को याद रखना है कि ज्यूरिडिक्शन एरिया जो है वो तय होगा, और ज्यूरिडिक्शन एरिया जो है वो तय होगा एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, दूसरा टैक्सेशन के बेसिस पे, और तीसरा जो है वो होगा लेजिस्लेशन के यहाँ पे बेसिस पे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। द गवर्नमेंट एट ईच लेवल डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, बट यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट होगी वो हमेशा अंडर द सर्वेलेंस होगी कॉन्स्टिट्यूशन के। यहां पे जो भी गवर्नमेंट होगी उसको हमेशा बेहतर से बेहतर काम करना पड़ेगा, बट वो अगेंस्ट में नहीं जा सकती दोस्तों किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते, क्योंकि संविधान में सारी बातें दी गई है, सारे आर्टिकल्स आपको स्पेसिफाई किए गए हैं। आर्टिकल्स की बात करें, फिर अमेंडमेंट जो हुए उसमें भी बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई यहाँ पे दोस्तों, है ना भाई। तो चलिए, तो गवर्नमेंट को जिस भी लेवल पे काम करना है वो पूरी तरीके से यहाँ पे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के काम करना पड़ेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डाइल्यूट द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट। अगर देखा जाए यहाँ पे तो पावरफुल जो है वो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट, एंड द लास्ट वन इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट कितना भी कोशिश कर ले, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट कितना भी चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की यहाँ पे पावर्स को दोस्तों किसी भी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। इसका मतलब ये सारे के सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे और कोई भी किसी के भी काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, इंटरफियरेंस भी नहीं रहेगा। बट ये कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का काम सेंट्रल गवर्नमेंट से चलेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम स्टेट गवर्नमेंट से चलेगा, तो इंटरडिपेंडेंसी चलेगी दोस्तों यहाँ पे। बट किसी भी तरीके से इंटरफियरेंस जो है दोस्तों यहाँ पे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सारी बातें जो है कही गई है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, मतलब संविधान हमारा सारी की सारी बातों को हम लोगों को बताता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। The basic principles of the constitution and the rights given to the people cannot be changed by only one tier of the government। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे बेसिक राइट्स को जो है हम लोग कहते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स। कौन से राइट्स कहते हैं दोस्तों यहाँ पे? फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हमें गिवन दिए गए हैं दोस्तों, इनको किसी भी एक टीयर से, मतलब कि अगर मान लेते हैं हमारे बेसिक राइट्स है, इस बेसिक राइट्स में अगर हम लोग इसको यहां पे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना दोस्तों, इसको आप किसी भी तरीके से क्या नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कुछ चेंज भी कर रहे हैं तो यहां पे जो चेंजेस होते हैं इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों अमेंडमेंट। तो ये जो अमेंडमेंट्स है ना दोस्तों, आई रिपीट, ये जो अमेंडमेंट्स है ना दोस्तों, अब ये अमेंडमेंट जो है ये सिर्फ सिंगल टीयर से नहीं होगा, और हमारे पास 3 टीयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने कहा, ऑलरेडी डिस्कस किया, यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कोई भी सिंगल टीयर जो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, तो ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। एक तो जनरली यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे अमेंडमेंट जो है एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। अब यहाँ पे डिफिकल्ट प्रोसेस में इसीलिए कहूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिख दी गई है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल दूँ कि यहाँ पे
395 आर्टिकल बनाया गया। तो 395 आर्टिकल तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया और अब आप इसमें क्या करने वाले हैं दोस्तों, अमेंडमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अमेंडमेंट। ठीक है भाई, तो अमेंडमेंट करने के लिए भी आप सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट से पूछोगे ऐसा जरूरी नहीं है, तो आपको कम से कम 2 टियर तो लेना ही पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकती है, अमेंडमेंट करवा सकती है, मगर सिंगल टियर अगर चाहे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी उनको पार्ट में चेंज करवाना है, जो भी आर्टिकल में चेंज करवाना है, तो पूरी तरीके से अकेले चेंज यहां पे नहीं किया जा सकता। मतलब पावर जो है वो यहां पे हर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है भाई, चलिए, इट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट एट बोथ लेवल्स। तो अब यहां बोल रहे कुछ भी अगर आपको चेंज करवाना है तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से ही आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरीके का आप अमेंडमेंट यहां पे कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ द कंट्रीज, अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो कोर्ट ऑफ द कंट्री जो है वो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो हम लोग बात करें ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो जो ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट है वो 3 है। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं जुडिशरी। अब ये जो जुडिशरी है ना दोस्तों, तो जुडिशरी क्या करता है, यहाँ पे दंड देने का काम करता है, पनिश करने का काम करता है। ठीक है भाई, चलिए, तो जुडिशरी का काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे पनिशमेंट देना। आई रिपीट, जुडिशरी का काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे पनिशमेंट देना। ठीक है, पनिशमेंट किसको देना है, पनिशमेंट उसको देना है जो कि कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं रॉन्ग डूइंग है। ठीक है भाई, या तो वो किसी भी तरीके से लॉ ब्रेकर है, तो किसी भी तरीके से उसने लॉ को अगर ब्रेक किया है या कुछ गलत किया है तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और पनिशमेंट किसके थ्रू मिलेगी, तो जुडिशरी के थ्रू मिलेगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया, जुडिशरी के थ्रू मिलेगी। मगर जुडिशरी काम कैसे करता है दोस्तों, तो जुडिशरी काम करता है यहाँ पे कोर्ट सिस्टम के थ्रू। और यहाँ पे हमारा जो एपेक्स कोर्ट है, हाइएस्ट कोर्ट जो है वो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमारे यहाँ के जजेस के सबसे हाईएस्ट जो ऑफिसर होते हैं उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, चलिए, और इनको सपोर्ट करने के लिए और 30 जजेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमारे पास टोटल मिला के जजेस जो है वो है 30+1। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पे जस्टिस जो है वो हमें यहाँ पे मिलेंगे 30 और एक जो है वो हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल मिला के हमारे पास जो हायर लेवल पे जजेस होते हैं वो कितने होते हैं, 31, जिसमें 30 जजेस होते हैं और एक जो है वो होता है दोस्तों यहाँ पे चीफ जस्टिस। ठीक है, अभी हमारे चीफ जस्टिस जो है वो है DY चंद्रचूड़। ठीक है भाई, चलिए, ये याद रखिएगा एग्जाम तक है। ओके, चलिए, तो यहां पे यही कहा गया कि यहां पे अगर कुछ भी गलत होगा तो यहां पे कोर्ट का सबसे पहला यहां पे रेफरी की तरह काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट जो है वो एक तरीके से रेफरी का काम करता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द टू। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट और एक तरीके से बेहतर रेफरी की तरह यहां पे काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वर्सेस मान लेते हैं सिक्किम गवर्नमेंट की किसी भी बात पे लेके कुछ विवाद हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए, तो अब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस सिक्किम हो गया, इसीलिए यहां पे ये जो केस है वो जाएगा दोस्तों यहां पे सुप्रीम कोर्ट में। यहां तक ये कहानी क्लियर आपको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी भी तरीके से यहां पे डिस्प्यूट होता है तो यहां पे कोर्ट जो है बहुत एक्टिव रोल यहां पे प्ले करेगा। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां तक के फीचर्स हमें समझ में आने लगे कि फेडरलिज्म में होता क्या है, पावर्स किसी भी एक के हाथ में नहीं होती, पावर्स हमेशा क्या होती है, सेग्रीगेटेड होती है या तो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। अब यहां पे बोला गया कि ये जो बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब होता है सर यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट
और दूसरी जो है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। अगर आप मान लेते हैं कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे भूख लगी और मैं लेने चला गया यहाँ पे बर्गर, ठीक है भाई, चलिए बर्गर लेने गया हूँ भाई, बहुत तेज भूख लगी है मुझे, ध्यान से समझिएगा, और मेरे पॉकेट में जो है वो रखे हुए हैं 120 रुपीज़, बट मैंने बोला कि मेरा बजट जो है, बजट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये खर्च करने का है, ठीक है भाई। तो बर्गर का प्राइस तो वहां पे 100 रुपए लिखा था, बट उस पर्सन ने लिए मेरे से 120। बर्गर का प्राइस 100 रुपए है, बट उस पर्सन ने क्या लिए मुझसे, वो लिए 120 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, तो ये जो 20 रुपीज लिए ये यहाँ पे था बेटा टैक्स, और ये जो टैक्स है इसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है भाई। चलिए, तो अब ये जो 20 रुपीज जीएसटी था इसको इन लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 50-50% होता है, तो 20 का 50% हो गया 10 रुपीज। 10 रुपीज जो है वो CGST के नाम से जाएगा, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है भाई। चलिए, और यहाँ पे जो 10 रुपीज है बचे हुए वो जाएगा SGST के नाम से। SGST का मतलब हो गया यहाँ पे कौन सा टैक्स भाई, तो हमें बताइए जल्दी से। इसको बोलते हैं हम लोग C फॉर सेंट्रल और S फॉर जो है यहाँ पे हो जाएगा स्टेट। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट का GST और सेंट्रल गवर्नमेंट का GST टोटल मिला के GST होता है। और यहाँ पे कहा गया कि जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स को कलेक्ट करेगी उसको जनरली 50-50% में यहाँ पे डिवाइड करेगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग GST की बात करते हैं तो GST जो है 0% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 28% तक के लगाया जाता है, ठीक है भाई। कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं है तो वो 0% हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा टैक्स चला जाता है, ठीक है भाई। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से टैक्सेस कलेक्ट करती है और इस टैक्सेस का प्रॉपरली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है भाई। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इस टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे बनाया जाता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बनाया जाता है प्रेसिडेंट के कहने पे, ठीक है भाई। चलिए, तो प्रेसिडेंट बनाता है दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि कहीं ना कहीं टैक्स स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिवाइड करेगा कि कौन कितना यहाँ पे टैक्स लेने वाला है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बोलता है फ्रॉम द पीपल अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, बट यहाँ पे ये सारा सिस्टम जो है वो चलेगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। किसके हिसाब से चलेगा दोस्तों यहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, ठीक है भाई। चलिए, तो अब हम लोगों ने कहा कि टैक्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है जनरली 50-50% होता है यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। फेडरलिज्म दस नॉट ओनली सेफगार्ड द यूनिटी ऑफ द नेशन, फेडरलिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूनिटी नहीं बचाता नेशन की, बट ऑल्सो मेंटेन्स द रीजनल एंड द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे और यहाँ पे रीजन के बेसिस पे जो भी यहाँ पे डाइवर्सिटीज है उन सबको भी यहाँ पे यूनाइट करने का काम भी जो है वो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है भाई। चलिए, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज यहां पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है भाई। चलिए, पहली बात। दूसरा, यहां पे 2600 रीजनल डायलेक्ट्स होते हैं। आई रिपीट, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और यहाँ 2600 रीजनल डायलेक्ट्स है। अब यहाँ पे इन डिफरेंसेस के बाद भी कंट्री जो है वो अपना मैसेज देती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है भाई। चलिए, अब यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों हम लोगों को कहना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आज हमारे पास 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। जाहिर सी बात है यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टेट्स बने हुए हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हुए हैं, जो कि यहाँ पे फॉलो करते हैं रूल यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि यहां पे एस्टैब्लिश होता है 1956 में। ठीक है भाई। चलिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट बना वो बना यहां पे आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश बनता है दोस्तों यहाँ पे 1950 में 53 में, और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो है प्ले करते हैं यहाँ पे पोट्टी श्रीमलू। ठीक है, ये पोट्टी श्रीमलू जो है यहाँ पे फास्ट अनटू डेथ करते हैं और यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे पहला स्टेट बनाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे फीचर्स में। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि आंध्रा जो है हमारा पहला स्टेट बना, बट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो 1956 में बनता है और हमारे पास आज टोटल मिला के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं एक और फीचर की। इट इज टू बी नोटिस दैट बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड एग्री टू द रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड ट्रस्ट ईच अदर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी पावर शेयरिंग में जो भी जैसे भी रूल्स बनाए गए हैं वो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे मानना जरूरी है। अगर यहाँ पे नहीं मानेंगे तो क्लैशेस होंगे, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर नंबर 1 में पावर शेयरिंग में समझा था कि बेल्जियम में क्या क्लैशेस हुए और श्रीलंका में क्या क्लैशेस हुए। बेल्जियम के जो क्लैशेस थे वो तो आसानी से सॉर्ट आउट हो गए, बट यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग श्रीलंका में तो वहां पे सिविल वॉर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे दोनों को एक दूसरे पे जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करना बहुत जरूरी है और ट्रस्ट के साथ ही इस कंट्री को बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रोथ दिलवाई जा सकती है। आगे बात करते हैं पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब यहाँ पे फेडरलिज्म जो है ये सिर्फ हम लोग इंडिया के बेसिस पे नहीं पढ़ रहे दोस्तों, फेडरलिज्म जो है हम लोग वर्ल्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे ग्लोबलाइज सिस्टम पे काम करते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड में काम करते हैं, तो यहाँ पे हर कंट्री की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की दोस्तों एक जैसी नहीं होगी, ये हमेशा कैसी होगी, अलग अलग होगी दोस्तों। देयर आर टू वेज इन विच अ कंट्री में बी फेडरल। अब यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे कंट्री को दो तरीके से हम लोग यहाँ पे फेडरल जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं या फेडरल हम लोग मान सकते हैं। या तो वो होल्डिंग टुगेदर हो सकता है दोस्तों, या तो वो कमिंग टुगेदर हो सकता है। दोनों में ही दो तो चाहिए, तभी तो यहाँ पे क्या होगा भाई, होल्डिंग करने के लिए भी एक और एक दो चाहिए और यहां पे कमिंग टुगेदर के लिए भी एक से ज्यादा चाहिए, है ना भाई। चलिए यहां पे हम लोग बात करेंगे व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म वन कंट्री। अब यहां पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ जाते हैं भाई अलग अलग तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैं मानता हूं कि ये कुछ स्टेट्स है दोस्तों, है ना भाई। ठीक है भाई, चलिए अब ये मान लेते हैं पूरी मिलके एक कंट्री बनता है। तो अलग अलग स्टेट्स मिलके क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहां पे एक कंट्री बना रहे हैं। ठीक है, दे रिटेन देयर पावर टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी, बट यहां पे ए की पावर अलग है, 2 की पावर अलग है, 3 की पावर अलग है, 4 की पावर अलग है, 5 की पावर अलग है। ठीक है भाई, चलिए क्योंकि ये अपनी क्या चाहते हैं, आइडेंटिटी बनी रहना देना चाहते हैं। तो यहां पे ये स्टेट्स जो है वो मिलके बनते हैं कंट्री और अपनी आइडेंटिटी को यहां पे वो लूज होने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहां तक के क्लियर आप लोगों को। अब यहां पे हम लोग ऐसी कंट्री को कहते हैं कमिंग टुगेदर। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे, कमिंग टुगेदर। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पे वो आते हैं, मिलते हैं और एक पूरी कंट्री बनाते हैं, बट यहां पे उनकी खुद की आइडेंटिटी खत्म ना हो जाए, इसीलिए यहां पे वो अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल अपने अपने तरीके से यहां पे करते हैं। इस तरीके को हम लोग बोलते हैं यहां पे कमिंग टुगेदर। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, कमिंग टुगेदर। ऐसे सिस्टम को फॉलो करने वाली जो कंट्री है वो है दोस्तों यहाँ पे यूएसए और दूसरी जो है वो यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो स्टेट्स मिलके एक कंट्री बनना मगर अपनी आइडेंटिटी को भी मेंटेन करना कहलाता है दोस्तों यहाँ पे कमिंग टुगेदर। आई रिपीट, कहलाता है कमिंग टुगेदर। सेकंड वे पे हम लोग आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग होल्डिंग टुगेदर। कुछ भी हो जाए भाई, मैं आपको होल्ड करके इस परेशानी से बाहर निकालूंगा। ऐसा कहां होता है, तो दोस्तों हम लोगों ने देखा है इंडिया में तो होता है ना भाई। चलिए, the second way in which a country can become federal is when it decides to divide its power between central and the state government। अब यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरी कंट्री के आइडेंटिटी की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बराबरी से होता है। ठीक है भाई, चलिए, बट वहां हम लोगों ने देखा कि स्टेट जो है अपनी आइडेंटिटी बचाने में लगा हुआ है, बट यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर में तो यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हो रही है कि पावर का यहां पे प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दिस में बी टर्म्ड एज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसको कहा जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पे हम लोगों ने कहा कि डिवीजन ऑफ पावर होगा। क्या होगा दोस्तों, यहां पे डिवीजन ऑफ पावर होगा।
चलिए, तो डिवीजन ऑफ पावर जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों कहां पे, वो मिलेगा हमें होल्डिंग टुगेदर में। ठीक है, तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को, बट प्रॉब्लम के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को होल्ड करके यहां पे परेशानियों से बाहर भी निकालने का काम करेगी। तो ऐसा काम करने वाली जो सिस्टम है वो कंट्री जहां पे ये फॉलो होता है वो है इंडिया और स्पेन। आई रिपीट, यह है इंडिया और स्पेन। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां पे हमें समझ में आ गया कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो दोस्तों यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड है, या तो हम लोग इसको बोलेंगे कमिंग टुगेदर, या तो हम लोग बोलेंगे इसको होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर जो है वो चलेगा यूएसए और स्विट्जरलैंड में। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। स्टेट अपनी आइडेंटिटी को यहां पे सेव करना चाहते हैं और स्टेट अपने पावर्स को यहां पे एंजॉय करना चाहते हैं। मतलब ये कहीं पे भी किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं है, इनकी खुद की इंडिविजुअल यहां पे आइडेंटिटी है, जैसा कि यूएसए और स्पेन में हमें देखने को मिला। इस यूएसए और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर में, तो यहाँ पे इंडिया और स्पेन में हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का हाथ पकड़ के उसको प्रॉब्लम में से बाहर निकालने का काम जो है ये सब कहलाता कहाँ है दोस्तों, होल्डिंग टुगेदर में। कहाँ कहलाता है दोस्तों, ये होल्डिंग टुगेदर में। ठीक है भाई, चलिए, अब सबसे अच्छा तरीका ये होता है किसी भी चीज के बीच में अगर मान लेते हैं हम लोग को डिफरेंस निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका होता है किसी भी टॉपिक को यहां पे याद करने का। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यूनिटरी सिस्टम और यहां पे फेडरल सिस्टम की। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं जब यूनिटरी सिस्टम की, तो यहां पे सारी पावर जो है बोलता है देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट हो सकता है बट यहां पे पावरलेस होगा। क्या होगा दोस्तों, यहां पे पावरलेस होगा। देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मगर ये पूरी को एक ही यूनिट माना जाएगा, भले ही सबऑर्डिनेट कितने हो जाए या यहां पे कितने भी सब यूनिट्स हो जाए, मगर सभी को क्या माना जाएगा दोस्तों, यहां पे एक माना जाएगा। फेडरल सिस्टम में दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। आई रिपीट, फेडरल सिस्टम में दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ यहां पे गवर्नमेंट होती है। ठीक है भाई, चलिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। तो यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो यहां पे ऑर्डर पास करती है यहां पे जो भी प्रोविंशियल या तो लोकल गवर्नमेंट है उसको, बट यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना ऑर्डर पास नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो खुद का एक जुरिडिक्शन है उसी में ये रूल को इंप्लाई कर सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया अपने जुरिडिक्शन में इसको इंप्लाई कर सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम। जब हम लोग यूनिटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पे हम लोगों को समझ में आता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमेशा यहां पे सुप्रीम होगी। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन exercise only powers that the central government has delegated to them। अब यहां पे क्या बोला कि सारी पावर किसके हाथ में दे दीजिए, सिर्फ और सिर्फ सर यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वो उस तरीके से यहां पे काम करेगी। मतलब किसी भी तरीके से यहां पे सबऑर्डिनेट या यहां पे सब यूनिट की बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए, हैज डेलीगेटेड टू देम देयर पावर्स में बी ब्रॉडन्ड एंड नैरोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इनकी पावर्स को या तो बढ़ाया जा सकता है या तो हटाया भी जा सकता है, मगर एंटायरली ये सब किसके हाथ में होगा दोस्तों, तो ये होगा यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है भाई, चलिए, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये लगभग बराबर है यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, ये लगभग बराबर है किसके दोस्तों, तो ये बराबर है सर स्टेट गवर्नमेंट के। ये इसकी सबऑर्डिनेट नहीं, ये इंडिविजुअली जो है यहाँ पे काम कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर्स ऑफ इट्स ओन। स्टेट गवर्नमेंट के खुद के जो है यहाँ पे पावर्स है, फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके से यहाँ पे आंसरेबल नहीं है। बट यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर कोई सबऑर्डिनेट है, अगर कोई यहाँ सबऑर्डिनेट है, तो ये हर तरीके से हर एक सिस्टम से ये आंसरेबल है। किसके लिए भाई, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। बट यहाँ पे फेडरल सिस्टम में किसी भी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आंसरेबल नहीं है। किसके लिए दोस्तों, तो वो आंसरेबल नहीं है सर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ओके, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये डिफरेंस हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों जरूर आता है और ये आपके इजी मार्क्स अचीव करने में बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट करेगा, इसीलिए ये आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में फेडरल
सिस्टम कैसे काम करता है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, कैसे ये आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री किस तरीके से है। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इट हैज 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज द स्टेट विच इज ऑल्सो नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, और लोकल बॉडी सच एज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड द पंचायत। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया जो है यहाँ पे 3 tier सिस्टम को फॉलो करती है। ठीक है भाई, तो इंडिया जो है यहां पे 3 tier सिस्टम को फॉलो करती है, द यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है भाई, अब इनके कामों को बांटने के लिए हम लोगों ने बनाए सब्जेक्ट्स। तो इनके जो काम बांटे जाते हैं वो सब्जेक्ट बांटे जाते हैं एज अ लिस्ट। कैसे बांटे जाते हैं दोस्तों? एज अ लिस्ट। चलिए हम लोग सबसे पहली बात करते हैं यहां पे यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट में एट द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते थे 97 सब्जेक्ट, जिस पे रूल बनाने का काम, जो भी मेन इंपॉर्टेंट जितने भी काम हो गए कंट्री से रिलेटेड, वो सारे के सारे यूनियन लिस्ट में दिए जाएंगे। और इसमें कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे? तो दोस्तों 97 सब्जेक्ट्स यहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है भाई, चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टेट लिस्ट की। अब यहाँ पे स्टेट लिस्ट में जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो यहाँ पे होते थे दोस्तों यहाँ पे 66 सब्जेक्ट्स। क्या होते थे दोस्तों? यहाँ पे 66 सब्जेक्ट्स। और अगर हम लोग तीसरे लिस्ट की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बेटा कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें कुल मिला के होते थे 47 सब्जेक्ट्स। बट ये तो सारी बातें वो हो गई जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय ये लिस्ट बनाए गए और इतने सब्जेक्ट्स यहाँ पे डाल दिए गए। यूनियन लिस्ट वाला जो है स्टेट लिस्ट में कुछ नहीं कर सकता, स्टेट लिस्ट वाला जो है कॉन्करेंट लिस्ट में अकेला कुछ नहीं कर सकता। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड द यूनियन लिस्ट। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर बनाने हैं, वो सारे काम जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें यहाँ पे एजुकेशन। एजुकेशन में दोस्तों सेंट्रल बोर्ड भी होता है और स्टेट बोर्ड भी होता है। इसमें हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके अलावा अगर कुछ बच गया तो वो कहाँ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग 4th लिस्ट की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे रेसिड्यूरी लिस्ट। ठीक है भाई, चलिए तो इंडिया क्यों फेडरल है? पहला रीजन ये कि हमारे यहाँ 3 tier ऑफ द गवर्नमेंट होती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डिवाइडेड इनटू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। ठीक है भाई, और यहाँ पे हमारे पास 3 लिस्ट होती है काम करने के लिए, जिसको हम लोग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अब जो भी बच जाएगा वो कहाँ जाएगा सर? तो वो सारा जाएगा यहाँ पे रेसिड्यूरी लिस्ट में। कहाँ जाएगा दोस्तों? उसको कहाँ भेज देंगे हम लोग? रेसिड्यूरी लिस्ट में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया फेडरल कंट्री है क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनियन लिस्ट के अलग अलग काम बांट के रखे। अब यूनियन लिस्ट के हम लोग कामों की बात करते हैं जो कि 97 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड थे। दिस लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब ये लिस्ट एक ऐसी लिस्ट जिसमें कि सबसे ज्यादा जो बातें की जाएगी वो नेशनल इंपॉर्टेंस की जाएगी। ठीक है भाई, ऑन विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म लॉज। और मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स थे दोस्तों? तो 97 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है भाई, चलिए अब किन किन चीजों पे ये लॉ बनाने का काम करेगी? जैसे कि डिफेंस, जैसे कि फॉरेन अफेयर, जैसे कि बैंकिंग एंड करेंसी। ये सारी की सारी चीजें जो है देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस क्योंकि हमारे देश को बाउंड्रीज पे प्रोटेक्ट करना है तो डिफेंस बहुत ज़रूरी है। फॉरेन अफेयर्स, दूसरे देशों से हम लोगों को दोस्ती करनी है ताकि यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड बढ़ सके, यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो सके। इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पे तो वो करना पड़ेगा फॉरेन अफेयर्स। अच्छा, फिर बात करता है बैंकिंग। बैंकिंग क्या करता है सर? तो बैंकिंग जो है वो हमारे यहाँ मनी का रोटेशन करने का काम करता है, लोगों को लोन देने का काम करता है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। करेंसी हमारे लिए इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे चीजों को परचेज करने की, किसी चीज में तो पावर देंगे तो जिसमें परचेज करने की पावर होगी उसको कहा जाएगा यहाँ पे करेंसी। क्या कहा जाएगा दोस्तों? यहाँ पे करेंसी। इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्म यूनिफॉर्म लॉज ऑन दी सब्जेक्ट। बट यहाँ पे जब हम लोगों ने चारों की बात करी, अगर हम लोग बात करें डिफेंस की, अगर हम लोग बात करें फॉरेन अफेयर्स की, हम लोग बात करें बैंकिंग की, या तो हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे करेंसी की, यहाँ पे सभी जगह पे लॉ जो है वो बहुत सोच समझ के बनाए जाएंगे और जितने भी लॉ बनाए जाएंगे वो यहाँ पे मेनली यूनिफॉर्म लॉज होंगे।
होंगे, मतलब सभी के लिए एक जैसे होंगे। जितने भी सिटीजन्स हैं इस कंट्री में उन सब के लिए ये लॉ जो है वो एक जैसे होंगे। आई रिपीट, लॉ जो है कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। वो डिफेंस का लॉ हो, वो यहाँ फॉरेन अफेयर्स का लॉ हो, या तो ये बैंकिंग का हो, या तो दोस्तों ये करेंसी का होता है। इस तरीके से समझ में आता है। यूनियन लिस्ट जो है वो यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस की जितनी भी चीजें होंगी उन सब पे लॉ फॉर्मेशन का काम करता है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्टेट लिस्ट में, जिसमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करे गए थे 66 सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, दिस लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे वो सारी चीजें जो यहाँ पे स्टेट के लिए जरूरी है उन सारी चीजों पे यहाँ पे डिस्कशन होगा। ठीक है भाई, चलिए। सच एज एग्रीकल्चर, अब यहाँ पे स्टेट में सबसे जरूरी है भाई एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए, खरीफ, राबी और जायद में क्या क्या यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इनके लिए पॉलिसीज बना सकती है, अच्छे प्लान्स बना सकती है, किस तरीके से ये यहाँ पे जो है इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ये सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉ जो है वो यहाँ पे स्टेट लिस्ट में बनाया जाएगा। क्या हम लोग यहाँ पे केसीसी पे लोन दे सकते हैं, क्या यहाँ रीजनल रूरल बैंकिंग के अपलिफ्टमेंट की बात हो सकती है, क्या यहाँ फॉर्मल सेक्टर से भी लोन लिए जा सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर में आती है। दूसरा हम लोग बात करेंगे इरिगेशन की। इरिगेशन का मतलब होता है एक ऐसा समय जब यहाँ पे जो क्रॉप्स लगाए गए हैं सोइंग के बाद उसको यहाँ पे मिलना चाहिए पानी, तो वो कैनाल्स के थ्रू मिलने वाला, उसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए। अगर कोई पानी इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए क्या चार्जेस होने चाहिए, क्या ये एफओसी हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, या यहाँ पे ये कुछ फॉर्म ऑफ फीस में इसको दिया जाए, तो इसके लिए क्या मीटर लगाया जाए, या तो सभी को इतना इतना बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ये सारी बातें जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज में आती है। फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ट्रेड की। तो अब यहाँ पे स्टेट टू स्टेट कैसा ट्रेड होता है, क्या यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या यहाँ पे एक्साइज होना चाहिए, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेट लिस्ट जो है ये बताता है। बट ये जो एक्साइज और कस्टम है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, बट यहाँ पे लोकल टैक्सेस जो है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे देखती है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि टैक्सेस का डिवीजन दो पार्ट में होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स सिस्टम होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा। तो स्टेट भी यहाँ पे डिसाइड करती है कि हमें कितना टैक्स उसमें से चाहिए। ठीक है, जो पुलिस है, पुलिस का मतलब होता है यहाँ पे पूरे सिस्टम को संभालने का काम करना। ठीक है भाई, तो पुलिस जो है वो किसके अंडर में आती है, स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है। स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्स लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट, और ये सारी चीजों पे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने लॉज बनाने का काम करती है, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, इरिगेशन और ट्रेड एंड पॉलिस। ठीक है भाई, आगे आते हैं हम लोग थर्ड लिस्ट पे आते हैं जिसमें डाले गए थे 47 सब्जेक्ट्स। ठीक है, इस लिस्ट को कहते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्करेंट लिस्ट। सब्जेक्ट रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ बोथ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर अगर इस पे सब्जेक्ट्स बनाती है, लॉ बनाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट। आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, दिस इंक्लूड्स फॉरेस्ट। अब यहाँ पे फॉरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी पार्ट है। एजुकेशन दोनों का पार्ट है, मैंने कहा था आपसे स्टेट बोर्ड होगा या तो सेंट्रल बोर्ड होगा। ट्रेड यूनियन जो है वो दोनों का मिलकर काम करती है, सेंट्रल लेवल पे भी ट्रेड यूनियंस होती है, स्टेट लेवल पे भी ट्रेड यूनियंस होती है। मैरिज जो है ये भी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। कुछ रूल जो है यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट रेकमेंड करती है, कुछ जो है वो स्टेट टू स्टेट वरी कर जाता है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम करते हैं। इन केस देयर आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, अगर मान लेते हैं इस लिस्ट में काम करते करते किसी तरीके से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी तरीके से कोई किसी से नाराज हो जाता है, द लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट डीम्ड एज फाइनल। तो यहां पे अगर बोलते हैं मुद्दा भी हो जाए कुछ तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सुपीरियर मान के और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन जो है यहां पे फाइनल माना जाएगा। तो वो स्टेट लिस्ट हो या वो यहां पे कॉन्करेंट लिस्ट हो, फाइनल डिसीजन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का माना जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल इन द अबाउ लिस्ट, अगर मान लेते हैं किसी भी तरीके से वो सब्जेक्ट तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, आर नोन एज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, उसको कहते हैं हम लोग रेसिड्यूरी सब्जेक्ट और उसको ले लेते हैं हम लोग रेसिड्यूरी लिस्ट में। एंड फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और रेसिड्यूरी लिस्ट की जो भी बात होती है वो आती है यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब कि यूनियन लिस्ट के साथ में ही रेसिड्यूरी लिस्ट को भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। इन इंडिया ऑल स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट एंजॉय इक्वल पावर्स, बट इंडिया में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ भी बट यहाँ पे सारी जो स्टेट्स है उनके पास, सारी स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स नहीं है। जैसे कि हम लोग बात करें स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंजॉय अ कंपैरेटिव ऑटोनॉमस स्टेट, अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो है इसके पास एक ऑटोनॉमस स्टेट की उपाधि है, बट यहाँ पे ध्यान से समझिएगा जम्मू एंड कश्मीर जो है अंडर आर्टिकल
370 काम करता है। ठीक है भाई, आर्टिकल 370 जो है पूरी तरीके से खत्म किया जाता है 2019 में। ठीक है, बट जब तक के ये आर्टिकल 370 के अंडर में था तब तक के यहाँ पे इसको ऑटोनॉमस स्टेटस माना गया था, मतलब बाकी सारे स्टेट से सुपीरियर ये स्टेट होगा। ठीक है भाई, चलिए, एज इट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों? क्योंकि इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो कहां पे दिया गया है दोस्तों? यहाँ पे आर्टिकल नंबर 370 में। ठीक है भाई, चलिए, तो वहां पे जो चीफ मिनिस्टर होंगे उनको कहा जाएगा वजीर आजम। क्या कहा जाएगा दोस्तों? वजीर आजम। ठीक है भाई, चलिए, सम स्टेट्स हैव लिटिल पावर्स। अब कुछ स्टेट्स की बात करें तो उनके पास बहुत कम पावर है, या यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो उनके पास बहुत कम पावर है, सच एज द लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव, दीज आर नोन एज द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो अब कुछ स्टेट्स के पास कम पावर है और कुछ यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास तो पावर बहुत ही कम है, जैसे कि लक्षद्वीप की बात करें या हम लोग दमन एंड दीव की बात करें। दी यूनियन गवर्नमेंट हैज ग्रेटर पावर ओवर दीज टेरिटरीज। अब जो लक्षद्वीप है और दमन एंड दीव है ये तो यूनियन टेरिटरी हो गई, और इसकी सारी पावर जो है वो किसके हाथ में होगी दोस्तों? यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है वो सारा का सारा कौन करेगी? यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट करेगी। तो कुछ स्टेट्स के हाथ में पावर ज्यादा होती है और कुछ स्टेट्स के हाथ में पावर जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत कम होती है। ठीक है भाई, चलिए, क्लियर? यहाँ पे आगे बढ़ता है। अब ये जो फेडरलिज्म है उसको किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाए, इसको कहते हैं हम लोग प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है भाई, इन इंडिया फेडरलिज्म हैज बिकम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इंडिया में फेडरलिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यहाँ पे इतना ज़्यादा रीजनल वेरिफिकेशन होने के कारण, लैंग्वेजेस बैरियर्स होने के कारण भी फेडरलिज्म को यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया गया बेसिक ग्रास रूट लेवल पे। अब ये कैसे हो पाया इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लिंग्विस्टिक स्टेट जो है लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए। हो सकता है इसी के कारण कहीं ना कहीं जो क्लैशेस है, या तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे एक स्टेट की दूसरी स्टेट से ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता हो सकता है क्लैशेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947, 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया। उस समय पे हमारे लास्ट लॉर्ड बचे माउंट बैटन। कौन बचे दोस्तों? माउंट बैटन। ठीक है, और फिर हमारे यहाँ पे इंडिया जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाता है। मेनी स्टेट्स वर क्रिएटेड बेस्ड ऑन लैंग्वेज। उसी समय से बहुत सारे जो स्टेट्स है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाने की शुरुआत हो चुके थे, विच वर स्पोकन बाय द पीपल सच एज द महाराष्ट्र। वहां पे मराठी बोलने वाले जो लोग थे उनके हिसाब से एक पूरा स्टेट बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र। यहाँ पे पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब स्टेट बना दिया गया, और वेस्ट बंगाल में जो है वो यहाँ पे दोनों तरीके की लैंग्वेज बोली जाती थी। ठीक है, बंगाली भी बोली जाती थी और यहाँ पे मेनली बंगाली बोली जाती थी, और इसके अलावा भी कुछ रीजनल यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस हुआ करती थी। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ देयर यूनिक जोग्राफिकल पोजीशन। कुछ तो सीधे सीधे लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिए गए, जैसे महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें और यहाँ पे बंगाल की बात करें। बट यहाँ पे कुछ स्टेट जो है वो अपने जोग्राफिकल फीचर्स के कारण, जोग्राफिकल स्पेशलिटीज के कारण बनाए गए, जैसे कि उनकी पोजीशन क्या है, ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है, कल्चर क्या है, उनका कल्चर क्या कहता है। ठीक है, एथनिक आइडेंटिटी क्या है, सच एज उत्तराखंड, नागालैंड एंड द झारखंड। तो वहां पे ज्योग्राफिकल पोजीशन, कल्चरल यहाँ पे सिस्टम और यहाँ पे उनकी एथनिसिटी के कारण ऐसे कुछ स्टेट्स बनाए गए, जैसे कि हम लोगों ने कहा यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पे नागालैंड की बात करें और यहाँ पे बात करें झारखंड। तो ये उत्तराखंड और नागालैंड जो है दोनों ही पहाड़ी क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, और ये नागालैंड जो है ये तो नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, तो नागास के कारण नागालैंड बन गया। ठीक है भाई, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड में पहाड़ी लोग रहते हैं। कौन रहते हैं दोस्तों? पहाड़ी लोग। और झारखंड में जो है मेनली ये ट्राइबल एरियाज पूरा का पूरा बना हुआ है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। जब हम लोग आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म में, तो हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसीज की। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ कंफ्यूजन एज टू विच लैंग्वेज शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। सबसे पहले दिमाग में सिर्फ इतना आता है कि हम कौन सी लैंग्वेज को यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग जो थे वो बहुत सारे लोग थे, तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं ये था कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या होनी चाहिए। व्हाइल हिंदी स्पीकिंग स्टेट वांटेड हिंदी टू बी डिक्लेयर एज द नेशनल लैंग्वेज। जितनी भी हिंदी बोलने वाले स्टेट्स थे वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, हिंदी को ही यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है। मैनी नॉन स्पीकिंग स्टेट्स वांटेड इंग्लिश टू रिमेन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। कुछ जो नॉन स्पीकिंग एरियाज है वो सारे के सारे कहते हैं कि हमें स्टेट बनाना है, बट यहाँ पे क्या नहीं बनाना है, हिंदी
वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश जो है वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो सकती है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे क्लैश आ गया हिंदी वर्सेस इंग्लिश, क्या करोगे भैया ऐसा क्लैश हो गया तो? द लीडर्स ऑफ अवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड व्हाइल फॉर्मिंग द लैंग्वेज पॉलिसी। इसीलिए हमारे यहाँ के जो ग्रेट लीडर्स थे उन लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब सिस्टम्स बनाया, जब अमेंडमेंट करे, तो उन लोगों ने पॉलिसी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से किया कि किसी को भी हर्ट ना हो और यहाँ पे क्या है डिमार्केशन भी हो जाए अलग अलग स्टेट्स का, और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हिंदी विच इज स्पोकन बाय अबाउट 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन, उस समय पे 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि हिंदी बोला करती थी, वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। 40% यहाँ पे लैंग्वेज लोग बोलते थे, इसीलिए यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया दोस्तों यहाँ पे हिंदी को। Many languages were also recognized as scheduled languages by the constitution, और बाकी बहुत सारे लैंग्वेजेस को यहाँ पे scheduled languages बना दिया गया। Apart from हिंदी there are 21 scheduled languages, तो हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई, और यहाँ पे जो बाकी 21 बची ये सारी की सारी दोस्तों बन गई यहाँ पे शेड्यूल्ड लैंग्वेज। आई रिपीट, क्या बन गई दोस्तों? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है भाई। चलिए, तो हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है दोस्तों ड्यू टू आवर ग्रेट लीडर्स। तो ग्रेट लीडर्स के कारण 40% लोगों के कारण हिंदी क्या बनी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है भाई। चलिए, कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर एनी सेंट्रल एग्जाम, किसी भी तरीके का सेंट्रल जो गवर्नमेंट का एग्जाम होगा, में ऑप्ट टू राइट एग्जाम्स इन एनी वन ऑफ दीज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो वो किसी भी तरीके का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देता है तो वो कोई भी 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में जो है वो यहाँ पे एग्जाम दे सकता है। हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो ही गई, साथ में 21 और लैंग्वेजेस में, जैसे मान लेते हैं नेपाली, मान लेते हैं उर्दू, मान लेते हैं ओडिया, तो जिस लैंग्वेज में आप यहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज में यहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब स्टेट को फ्रीडम दे दी कि उसकी खुद की कोई ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो सकती है, एंड ऑल गवर्नमेंट वर्क इज डन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो अब यहाँ पे उसको मना नहीं करोगे कि आप हिंदी में काम करो, क्यों? क्योंकि उनकी स्टेट की ऑफिशियल है, मगर कंट्री की जो है वो क्या है दोस्तों? हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट हैज हेल्प्ड इन प्रिजर्विंग द कल्चर। इसके कारण यहाँ पे कल्चर को बचाना जो है वो बहुत ही दोस्तों यहाँ पे आसान हो गया, ऑफ मेनी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, एंड हैज मेंटेन्ड द डाइवर्सिटी ऑफ अवर कंट्री। इसके कारण हमारे यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसको बहुत अच्छे से सजोया गया, संवारा गया, और यहाँ पे भारत को निखारा गया, ठीक है भाई। चलिए, तो इस तरीके से लैंग्वेज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लैंग्वेज के कारण बहुत सारे क्लैशेस भी हो जाते हैं, जैसा हम लोगों ने श्रीलंका से सीखा। इस तरीके के सिविल वॉर नहीं होने चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है भाई। चलिए, सेंटर और स्टेट के रिलेशन की बात करते हैं। फेडरल सिस्टम में हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 देयर वर ओनली फ्यू पार्टीज विच फॉर्म्ड गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो बहुत ही कम यहाँ पार्टीज हुआ करती थी जो यहाँ पे गवर्नमेंट बनाते थे। वो सेंट्रल लेवल पे भी हुआ करती थी और वो स्टेट लेवल पे भी हुआ करते थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर ओल्डेस्ट पार्टी की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ओल्डेस्ट पार्टी जो है वो हम लोगों को दिखती है यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया जाता है 1885 में। कहां किया जाता है सर? बॉम्बे में। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं WC बनर्जी, और कहीं ना कहीं इसका आइडिया जो था वो था A.O. ह्यूम का। A.O. ह्यूम जो थे ये रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे, ठीक है भाई। चलिए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में यहाँ पे स्थापना होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पे कहा जाता है कि उस समय पे बहुत ही कम यहाँ पे अलग अलग पार्टीज हुआ करती थी, तो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे एक ही पार्टी जो है वो सारी की सारी गवर्नमेंट बनाने का यहाँ पे काम करती थी। When rival party formed the government at state level, the central government tried to misuse its power. जब भी यहाँ पे स्टेट लेवल पे यहाँ पे कोई अलग पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं अपने पावर्स का मिसयूज करने लगता है, फंड नहीं देगा, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे क्रिएट होंगे, ठीक है भाई। डिसमिसिंग द स्टेट गवर्नमेंट, दिस वीकेंड द फेडरल स्पिरिट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके कारण कहीं ना कहीं हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सफर करता है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये हमारी
कंडीशंस को वीक बना रहा है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अगर मान लेते हैं अलग पॉलिटिकल पार्टी की और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पॉलिटिकल पार्टी की है, तो कहीं ना कहीं क्लैशेस देखने को आपको मिलेंगे। हाउएवर द कंडीशन इंप्रूव्ड आफ्टर 1990s, मगर ये सारी कंडीशन जो है 1990s के बाद में यहाँ पे इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। व्हेन मेनी रीजनल पार्टीज इमर्ज इन डिफरेंट स्टेट्स, अब धीरे धीरे करके यहाँ 1990s के बाद में यहाँ पे रीजनल पार्टीज जो है यहाँ पे इमर्ज होने लगती है, मतलब रीजन वाइज पार्टीज अब यहाँ पे बनने लगती है आफ्टर 1990। बट मैंने तो बात करी दोस्तों आपसे कि 1885 में पहली हमारी क्या बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और रीजनल पार्टी बन रही है 1990s में। मतलब अब जो गवर्नमेंट बनेगी दोस्तों यहाँ पे वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी। कौन सी गवर्नमेंट बनेगी? कोएलिशन, मतलब सिंगल पार्टी का अब जो परचम लहरा रहा था वो नहीं लहराएगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, 1885 से कंटिन्यूअसली अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, बट यहाँ पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पहली बार बनती है 1977 में, वो बनती है मोरारजी देसाई की जनता पार्टी गवर्नमेंट, मगर वो बहुत लंबे समय तक के नहीं रह पाई, 2 साल रहती है, उसके बाद फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपना यहाँ पे फ्लैग जो है वो होस्ट कर देता है। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझिएगा। दिस ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट। 1990s में जैसे ही रीजनल पार्टी बनना यहाँ पे शुरू होती है, उसी समय से यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट यहाँ पे बनना शुरू हो जाती है। 2 or more parties form the government at the center in the absence of clear majority। अगर मान लेते हैं क्लियर कट मेजोरिटी नहीं दिखती है, तब यहाँ पे जो सरकार बनती है उसको बोलते हैं मिली जुली सरकार, या तो हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है भाई, चलिए मेरी बात को अभी ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बात करते हैं अभी यहाँ पे 2024 के लोकसभा के जनरल इलेक्शन की। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं टोटल सीट्स की, तो टोटल सीट्स जो है दोस्तों वो है 543। ठीक है भाई, चलिए, और अगर मान लेते हैं इसका 50% देखते हैं तो हाफ सीट्स जो है वो लगभग आती है दोस्तों यहाँ पे 272। ठीक है भाई, तो अगर किसी भी नेशनल पार्टी को अगर जीतना है तो लगभग 272 प्लस सीट्स की यहाँ पे उनको जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए अब हमारी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो अब यहाँ पे एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बनता है 2004 में। ठीक है भाई, चलिए, एनडीए 2004 में अपने पूरे सिस्टम को बनाता है, बट ये बेसिकली एस्टैब्लिश होता है 1998 में। ठीक है भाई, चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और यहाँ पे प्रमोद महाजन की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को बनाया जाता है। 2004 से यहाँ पे ये बीजेपी और उसके जितनी भी अलाइज पार्टी है इनके साथ ये बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यूपीए की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि आज एक अलायंस की तरह काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं INDI है। चलिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इलेक्शन पूरा कंप्लीट होता है और यहाँ पे 4 जून 2024 को यहाँ पे इलेक्शन के दोस्तों पूरी तरीके से रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है भाई, जिसमें बीजेपी को यहाँ पे क्लियर कट मिलते हैं 230 सीट्स। चलिए, बट यहाँ पे ये 230 सीट्स मिलने के बाद भी ये 272 को क्रॉस नहीं करेगी। जब क्रॉस नहीं करेगी तो क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, इस बीजेपी को किसी ना किसी रीजनल पार्टी या किसी ना किसी अलग पार्टी के साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बीजेपी में ऐड होती है दोस्तों दूसरी पार्टी जिसका नाम है TDP, और एक और पार्टी जुड़ती है दोस्तों यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं RJD। ठीक है भाई, चलिए, ये जो है TDP, इसका नाम है तेलुगु देशम पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। अब यहाँ पे टोटल मिला के सीट्स जो है इन लोगों की हो जाती है 293। ठीक है, मतलब यहाँ पे टोटल कितनी सीट्स इन लोगों ने दी होगी दोस्तों, तो टोटल मिला के यहाँ पे 63 सीट्स जो है वो TDP ने और RJD ने मिला के दे दी। तो इस तरीके से इन्हें क्रॉस कर लिया फिगर 272 का। तो अब ये जो गवर्नमेंट बनी है, ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ पे
कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, या तो इसको हम लोग मिली जुली सरकार बोलते हैं, ठीक है। अब ये बन जाती है पूरी एनडीए मिलके रूलिंग पार्टी। क्या बन जाती है दोस्तों? रूलिंग पार्टी। तो ये जो अब अपोजिट साइड में उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे अपोजिशन पार्टी। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर, हाँ या ना? चलिए यहां तक है कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि 1990 से बनना शुरू हो जाती है रीजनल पार्टी, और फिर एक नया सिस्टम आता है सिंगल। यहाँ पे कोई भी पार्टी जब गवर्नमेंट ना बनाए तो उसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, और कोएलिशन गवर्नमेंट 2024 में हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी से देख पा रहे हैं। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है ये कोएलिशन गवर्नमेंट का। ठीक है भाई, चलिए यहां तक के कॉन्सेप्ट जो है सर दिमाग में पूरी तरीके से बैठ गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिस लेड टू अ न्यू एरा ऑफ पावर शेयरिंग, और इसके बाद से नया दौर शुरू हो गया पावर शेयरिंग का, एंड रिस्पेक्टिंग द इंडिपेंडेंट वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और तब से स्टेट गवर्नमेंट की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछ परख होने लग गई, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पे मिलने लग गई। Thus the principle of sharing of power has become more effective today। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है जो प्रिंसिपल है शेयरिंग ऑफ पावर का या पावर शेयरिंग का, ये आज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ग्राउंड लेवल पे ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। देन इट वॉज इन द अर्लियर ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस के समय ये चीज़ हो रही थी तब ये बहुत डिफिकल्ट लगता था, मगर आज ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत हमें आसानी से देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बट यहाँ पे देखा गया कि जब गवर्नमेंट काम कर रही थी फेडरल फॉर्म में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थी, अब यहाँ पे देखा गया कि हमारे पास टोटल मिला के 6 लाख गांव थे। गांधी जी की एक बात हमें याद है कि गांधी जी ने कहा कि शहरों का विकास तब हो सकता है जब यहाँ पे गांव का विकास होगा। अगर गांव का विकास नहीं होता तो शहरों का विकास आप भूल जाइए। क्यों? क्योंकि लगभग 70% से 75% पॉपुलेशन आज भी कहीं ना कहीं दोस्तों रूरल एरियाज में ही रह रही है। ठीक है भाई, चलिए देखिए, तो अब हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करा। कहाँ पे? इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तब हम लोगों ने क्या करा, इस फेडरल सिस्टम में एक और पार्ट जोड़ दिया। When the powers are also given to the local bodies such as municipal corporation और पंचायत, it is called decentralization। जब इन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करके एकदम लोअर लेवल पे पहुंचा दिया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। शहरों में इसको बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और गांव में बोलते हैं इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो अमेंडमेंट है कब आया दोस्तों, तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहां पे बात होती है रूरल में पंचायत की और अर्बन में बात होती है म्युनिसिपैलिटी की। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों जरूरी है? सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, बहुत सारे पीपल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम थी लोअर लेवल पे, मगर वो प्रॉब्लम जो है वो सभी को पता नहीं थी। कैन बी इफेक्टिवली सॉल्व बाय द लोकल बॉडीज, और यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो लोकल बॉडीज के थ्रू ही बहुत अच्छी से बहुत आसानी से सॉल्व की जाती है, अदरवाइज इसको सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए। द लेटर हैज अ बेटर आइडिया ऑफ प्रॉब्लम विच आर फेस्ड बाय पीपल एट द लोकल लेवल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रॉब्लम है लोकल लेवल की, वो लोकल पीपल ही इसको यहाँ पे सुलझा सकते हैं। मतलब या तो वो अर्बन के लोकल की प्रॉब्लम होगी या तो वो रूरल एरिया के लोकल की प्रॉब्लम होगी, और उसको सॉल्व करने के लिए वहां का लोकल का ही बनना चाहिए, जो कि यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन से आज पॉसिबल हो पा रहा है। इन 1992 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक लोकल गवर्नमेंट मोर पावरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। अब देखा गया धीरे धीरे करके कि लोकल गवर्नमेंट जो है अब यहाँ पे और पावरफुल होते चले जा रहे हैं। ठीक है ना भाई, चलिए। तो ये लोकल गवर्नमेंट हो गई हमारी, ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ये हमारी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज देखो ये यहाँ पे कम होती चले जाएगी, है ना। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक के क्लियर। तो डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ गया कि अब यहाँ पे तीसरा टीयर भी हमारा जुड़ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया में क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको देखने का काम करते हैं। इट इज ऑब्लिगेटरी टू होल्ड इलेक्शन फॉर चूजिंग मेंबर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे कहा गया कि जो इलेक्शन है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए।
हर 5 साल में यहाँ पे इलेक्शन करवाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉ बना दिया और चल रहा है, ऐसा नहीं है। लॉ बनाने के बाद भी यहाँ पे बहुत तेजी से इस पे ध्यान दिया गया। सीट्स आर रिजर्व फॉर पीपल, और यहाँ पे बोला गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्यों, क्योंकि लोकलाइट्स के बलबूते पे ये सारा काम चल रहा है, तो यहाँ पे सीट जो है रिजर्व होगी दोस्तों यहाँ पे लोगों के लिए। बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट इन द शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब यहाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो लोग होंगे उन लोगों के लिए यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में सीट्स जो है दोस्तों यहाँ पे रिजर्व होगी। एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द लोकल बॉडीज, और जो भी यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस होंगे, फाइनेंशियली वीकर है या किसी भी तरीके से वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आते हैं, तो ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, सभी के लिए दोस्तों यहाँ पे सीट्स को क्या किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा। 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन। ये अच्छी बात है, ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है कि यहाँ पे जो सीट्स है वो रिजर्व करना जरूरी है वुमेन्स के लिए। और वो कितनी होगी दोस्तों, तो 33%, या तो मैं बोल सकता हूँ 1/3 सीट्स। स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब यहाँ पे ये इलेक्शन करवाएगा कौन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो ये करवाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है भाई, चलिए। होल्डिंग इलेक्शन इन गवर्नमेंट बॉडीज, तो गवर्नमेंट बॉडीज में जो भी इलेक्शन करवाए जाते हैं वो मेनली करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू। इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज। तो यहां पे बात कर रहा है, ये कंपलसरी है स्टेट गवर्नमेंट को कि यहां पे जो भी लोकल बॉडीज है उनके साथ यहां पे रेवेन्यू का क्या करना है, शेयरिंग करना है। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि लोकल बॉडीज जो भी यहां पे जनरेट कर रहा है दोस्तों रेवेन्यू, इसको लोकल बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहां पे शेयर करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल बॉडीज में। सबसे पहली बात करेंगे पंचायती राज या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं हम लोग। लोकल बॉडीज इन विलेज आर नोन एज पंचायती राज। ठीक है, जो लोकल बॉडीज है उसको हम लोग यहां पे बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है भाई, चलिए। तो सबसे पहली बात क्या हो गई भाई यहां पे, तो लोकल बॉडीज को सर यहां पे कहा जाता है पंचायत। चलिए भाई, तो सबसे पहली बात हम लोग कहते हैं लोकल बॉडीज को यहां पे कहा जाता है पंचायत। चलिए यही याद करके अपन खत्म करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैव अ ग्राम पंचायत। तो या तो किसी एक विलेज में या तो कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस के मिलके बनाते हैं ये लोग यहां पे ग्राम पंचायत। तो क्या बात याद रखनी है सर कि यहां पे या तो एक विलेज या तो ग्रुप ऑफ विलेज जो है कुछ स्टेट्स में मिलके बनाते हैं दोस्तों यहां पे ग्राम पंचायत। ठीक है, क्या बन गई दोस्तों यहां पे अब ग्राम पंचायत। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफ्टन कॉल्ड एज द पंच एंड अ प्रेसिडेंट और द सरपंच। अब यहां पे ये जो काउंसिल बनी है, पूरा ग्रुप बना है, ठीक है, इसमें यहां पे या तो इनको पंच कहेंगे, प्रेसिडेंट कहेंगे, या तो सरपंच कहेंगे। ठीक है भाई, इनको या तो कहेंगे पंच या तो कहेंगे प्रेसिडेंट या तो कहेंगे दोस्तों सरपंच। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन। वहां पे डायरेक्टली इलेक्शन होता है एडल्ट पॉपुलेशन। अब एडल्ट पॉपुलेशन क्या होती है भैया, 18 और 18+ जो है वो एडल्ट पॉपुलेशन होती है। लिविंग इन द विलेज और वार्ड, उस एरिया में जो भी रह रहे हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्ट लेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। ठीक है, तो पूरे विलेज के लिए यहाँ पे पूरा डिसीजन जो है लेने का काम होगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्राम पंचायत का। किसका होगा दोस्तों, यहाँ पे ग्राम पंचायत का। ठीक है, और ये जो काउंसिल है इसमें यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे, वार्ड मेंबर्स, उनको पंच, प्रेसिडेंट या तो यहाँ पे हम लोग सरपंच कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो पंचायत। समझ में आ गया दोस्तों हम लोगों को कि पंचायत क्या होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। बट ये जो पंचायत है वो काम करती है किसके अंडर में, ग्राम सभा के अंडर में। ठीक है भाई, चलिए याद रखिएगा। तो हम लोगों ने बात करी यहाँ पे कि ये जो पंचायत है, ये जो दोस्तों यहां पे पंचायत है ये काम करती है दोस्तों ग्राम सभा के अंडर में। ठीक है, और ये तो हो गई ग्राम पंचायत।
एक विलेज या अलग अलग विलेजेस मिलके भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, सिंगल विलेज या विलेजेस मिलके क्या बना सकते हैं, ग्राम पंचायत बना सकते हैं। और ये काम किसके अंडर में करेगी, तो दोस्तों ये ग्राम सभा के अंडर में काम करेगी। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर, जितने भी वोटर्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पे मेंबर्स होंगे। इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर, मतलब यहाँ पे लगभग 2 या 3 बार साल में जो मीटिंग है वो करना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है भाई। और ये जो मीटिंग होगी वो किससे रिलेटेड होगी सर, तो यहाँ पे ये रिलेटेड होगी एनुअल बजट से। अब ये सर एनुअल बजट क्या होगा, तो कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा जाएगा, तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का यहाँ पे जो ट्रू कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे एनुअल बजट। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये बोलता है द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, और ये कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के पूरे कामों को देखने का काम जो है वो कौन करेगी दोस्तों, यहाँ पे ग्राम सभा करेगी। कौन करेगी दोस्तों, यहाँ पे ग्राम सभा करेगी। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ग्राम पंचायत से गए हम लोग ग्राम सभा पे, अब हम लोग ग्राम सभा पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल many पंचायत फॉर्म अ बॉडी नोन एज पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल्स। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहां पे जो पंचायत है, तो अभी हम लोगों ने बात करी दोस्तों यहां पे जिसमें कि यहां पे सरपंच होगा, पंच होगा, या तो यहां पे प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, ये अंडर में काम करेगी दोस्तों ग्राम सभा के। ठीक है, और इसकी मीटिंग साल भर में 2 या 3 बार में होना जरूरी है, जो कि रिलेटेड होगी दोस्तों यहां पे बजट से। ठीक है भाई, चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं यहां पे। अब ये बोलता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है इसमें बहुत सारी पंचायत मिलके यहाँ पे बनाती है पंचायत समिति। क्या बनाती है, पंचायत समिति, ब्लॉक और या तो मंडल। ठीक है, तो अब यहाँ पे बनती है पंचायत समिति, ठीक है भाई। अब ये मिलके बनाती है पंचायत समिति, ब्लॉक या यहाँ पे मंडल। द मेंबर ऑफ द पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड, यहाँ पे जो भी मेंबर बनेंगे पंचायत समिति के ये सब क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। ठीक है, बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया, तो पंचायत में जो भी लोग होंगे वो सब जो है यहाँ पे जो है पंचायत के मेंबर्स होंगे। और पंचायत समिति और मंडल्स इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टिवली कॉल्ड कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। तो ये इन सबको जब आप मिला दोगे, यहाँ पे ब्लॉक, मंडल और ये सबको मिला दोगे तो ये अब आगे चल के बन जाएगा दोस्तों, ये बनेगा, इसको बोलते हैं जिला परिषद। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, जिला परिषद। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे बोलता है तो ये जो डिस्ट्रिक्ट पे कलेक्टिवली ये सारा का सारा सिस्टम बनता है इसको बोलते हैं जिला परिषद। ऑल द मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, यहाँ पे जिला परिषद के जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पे इलेक्टेड होंगे। एमएलए एंड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द जिला परिषद। ठीक है, तो जिला परिषद के जो मेंबर है वो एमएलए भी हो सकते हैं और वो एमपी भी हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे रूल्स क्या समझ में आया कि ग्राम पंचायत से हम लोग जाएंगे ग्राम सभा पे, ग्राम सभा से जाएंगे हम लोग यहाँ पे पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल, जिसको हम लोग मिला के क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, जिला परिषद। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, जिला परिषद। ठीक है भाई, इतनी सी बात हम लोगों को एग्जाम में याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब अर्बन लोकल बॉडीज की। अर्बन लोकल बॉडीज इन स्मॉल टाउन आर नोन एज म्युनिसिपैलिटीज। अगर मान लेते हैं वहां की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है तो उनको कहा जाता है म्युनिसिपैलिटीज। लार्ज सिटीज में अगर ये यहाँ पे अर्बन लोकल गवर्नमेंट बनी है तो उसको कहा जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है भाई, तो याद कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे याद करने का तरीका रहेगा सर कि जहां पे लो पॉपुलेशन है, ठीक है भाई, तो लो पॉपुलेशन में यहां पे कहा जाएगा म्युनिसिपैलिटी। ठीक है भाई, चले। मगर अगर यहां पे देखेंगे हाई पॉपुलेशन है तो हाई पॉपुलेशन में इसको कहा जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
ठीक है भाई, चलिए। बोथ लोकल बॉडीज कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, और बोथ लोकल बॉडीज मतलब अगर बात करें म्युनिसिपैलिटीज की, बात करेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, दोनों पे ही यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो हमेशा इलेक्टेड होगा। ठीक है, अब ये इलेक्टेड होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है भाई, चलिए। द म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, तो म्युनिसिपल चेयरपर्सन है वो म्युनिसिपैलिटीज का क्या होगा यहाँ पे? हेड होगा। वाइल द मेयर इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड है उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों यहाँ पे मेयर, और जो म्युनिसिपैलिटीज का जो हेड है उसको कहेंगे म्युनिसिपल चेयरपर्सन। अब म्युनिसिपल चेयरपर्सन कहाँ पे होगा दोस्तों? एक बात याद रखिएगा, तो वो होगा सर यहाँ पे जिस जगह पे पॉपुलेशन बहुत कम है, और ये मेयर कहाँ होगा? जहां पे पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होगा मेयर, और यहाँ पे म्युनिसिपल चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन जो है वो होगा हमेशा म्युनिसिपैलिटी में। ठीक है भाई, चलिए यहां तक के कहानी क्लियर। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे अर्बन सिस्टम की, किसकी बात कर रहे थे? अर्बन लोकल बॉडीज या अर्बन सिस्टम की। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी, वर्ल्ड में सबसे पहली जो ये सिस्टम को चेंज किया गया वो इंडिया में किया गया, और बहुत प्रैक्टिकली ये आज भी काम कर रहा है। कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड टू डीपेंड डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। अब यहाँ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी को और डेप्थ तक के समझने में हमें मदद करता है। इट ऑल्सो हैज इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी, जैसे हम लोगों ने देखा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में यहाँ पे 1/3 या 33% सीट जो है रिजर्व है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब, इसके साथ में ओबीसी के लिए भी सीट्स यहाँ पे रिजर्व है, जिससे कि यहाँ पे समझ में आता है फुल फ्लैश में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल पे हर तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है भाई, चलिए। तो गांधी जी की बात हमेशा याद रखना कि देश का विकास तब होगा जब गांव का विकास यहाँ पे होगा भाई। ठीक है भाई, चलिए। तो इस तरीके से हमारा पूरा एंटायरली चैप्टर जो है फेडरलिज्म चैप्टर नंबर 2 10th क्लास का खत्म होता है पॉलिटिकल साइंस का। और टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला लेके आई है बहुत सारे शानदार फीचर, जिसमें से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और यहाँ पे सारी की सारी चीजें अप टू डेट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आपका काम है बस छोटा सा थोड़ा सा समय निकाल के इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।